हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022 सेट 6। तो स्टूडेंट्स 5 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नबार्ड एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस और न्यूज़ हम कवर करते हैं। पहले 5 सेट हो चुके हैं, आज हम यहाँ पर 6 सेट को करने वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल के नबार्ड एग्जाम में हमने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया था 40 से ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ, और इस साल भी हम बिल्कुल चाहेंगे आपकी और हमारी मेहनत के साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया जाए। जो स्टूडेंट्स हमने आपके लिए कोर्स रेडी किया है वो आप हमारी वेबसाइट से या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो हमारा कंप्लीट कोर्स है फेज़ 1 फेज़ 2 का उसको चेकआउट कर सकते हो। आप एक ट्रायल 7 दिन का ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है क्या ये कोर्स पूरी कर रहा है, और बाद में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे क्वेश्चंस, फिर चल जाएंगे अपनी न्यूज़ पे। क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल किस पर्टिकुलर डेट को? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 या 30 अगस्त। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। तो उनका जन्म हुआ था 1905 1905 29 अगस्त को। ठीक है, 2012 से 2012 वो साल है जब से हम इस पर्टिकुलर दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता था, अब उसका भी नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी मेजर ध्यानचंद जी के पास 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। 1920, 32 और 36 में उन्होंने, जो इंडिया की उस टाइम की हॉकी टीम थी उसके मेंबर की तरह 3 गोल्ड मेडल जीते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते। क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? किस चीज़ का? दुनिया में सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का। तो किसी भी कंट्री में फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि उस कंट्री की ऑन एन एवरेज अ वुमन कितने बच्चों को जन्म देते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। जैसे इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास है। तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे अगर 10 वुमेन है या फिर 10 कपल है, ठीक है, तो मतलब 20 लोग हो गए, तो 20 लोग आगे 21 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो पूरी जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेस होती जा रही है। पर कुछ कंट्रीज में, मतलब मैक्सिमम दुनिया के कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम चल रहा है। और अगर बात करें कि लोएस्ट कहाँ है, तो असल में रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ कोरिया ने अपना खुद का ही। तो साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट पहले था 0.84, अभी हो चुका है जस्ट 0.81। मतलब 10 फीमेल सिर्फ 8 बच्चों को जन्म देती है अपनी पूरी लाइफ टाइम। या फिर उसको आप इसको ऐसे भी समझ लो कि 10 फीमेल मतलब 20 कपल, सॉरी 20 कपल नहीं, 10 कपल 20 लोग सिर्फ 8 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, जो यंगर पॉपुलेशन है वो आ नहीं रही, और जो ऑलरेडी जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है वो और बूढ़ी होती जा रही है। तो कंट्री को चलाने के लिए यंग पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे। आपको इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, तो आप बोल रहे हो कि लार्जेस्ट हुआ एशिया, फिर दूसरे पे यूरोप, तीसरे पे आ गया साउथ अमेरिका, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप देखो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा? सबसे लार्जेस्ट है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ये मैच करो तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये आपका जो है पैटर्न बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक, इसका पुराना नाम क्या होता था? तो 1955 से पहले इसको जानते थे एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना, वो बना था 1921 में। बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को कंबाइन करके बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 से 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? गवर्नमेंट के अंदर कब आया था? 1935 में आरबीआई को बनाया गया था। 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया था। ठीक है, 1949 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक काफ़ी फेमस रिचुअल बोलो या प्रैक्टिस बोलो, इसको जलीकट्टू बोलते हैं। थोड़ी डेंजरस होती है। इसमें क्या होता है, एक बुल को एक क्राउड की तरफ छोड़ दिया जाता है, और जो क्राउड में वेरियस लोग होते हैं वो इस बुल के हम्प को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा है जलीकट्टू जो एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी बोलो, ये किस फेस्टिवल से जुड़ी है? विशु, ओनम, पोंगल या शिवरात्रि?
असल में इसको ज़्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु स्टेट में, और ये जुड़ी है विद द फेस्टिवल पोंगल, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझाया गया जल्लीकट्टू के बारे में, मैंने आपको जो बताया कि जैसे जो बुल वाला कंसेप्ट है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सी रिवर बेसिन है जहाँ पर आपको श्रीनगर सिटी लोकेटेड मिलेगी? टू विच रिवर बेसिन दी सिटी? तो रिवर बेसिन क्या होता है, जैसे एक नदी है, ठीक है, तो उसके आसपास उसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरी होती है, तो ये बेसिन बन जाता है पूरा। तो श्रीनगर किस रिवर बेसिन में है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या झेलम? तो स्टूडेंट्स आपको श्रीनगर सिटी देखने को मिलेगी इन द रिवर बेसिन ऑफ झेलम, ठीक है। तो आप देखो ये जो आसपास पूरा बेसिन है ये झेलम नदी का बेसिन है, ठीक है। आगे चलते हैं। वुमेन्स इक्वालिटी डे 2022 रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया में। जेंडर इक्वालिटी दुनिया में अचीव की जा सके उसी लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो देखो बहुत दूर है दुनिया जेंडर इक्वालिटी से। जेंडर इक्वालिटी होता है कि जैसे मान लो अगर कोई काम है तो ऐसा ना सोचा जाए कि नहीं फीमेल कहाँ ही कर पाएगी, मेल को ही देते, ठीक है। तो वहीं आपने जेंडर इक्वालिटी खत्म कर दी है। तो हर साल वुमेन्स इक्वालिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। डेट इसकी क्या होती है? डेट होती है 26 अगस्त। तो असल में अर्ली 1900s में जब यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया इन सब में वुमेन ने राइट टू वोट डिमांड करना शुरू किया, वहाँ से ये जो मतलब डेट चुनी गई थी 26 अगस्त, और वुमेन इक्वालिटी डे अनाउंस किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी प्रेसिडेंसी G20 का? आपको पता है ग्रुप ऑफ 20, इसमें दुनिया की 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। तो G20 की प्रेसिडेंसी कौन सी कंट्री होल्ड करेगी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक? तो जैसा आपको पता ही है कि 2020 में G20 की प्रेसिडेंसी थी सऊदी अरेबिया के पास, 21 में थी इटली के पास, 22 में है इंडोनेशिया के पास, 23 में आ जाएगी इंडिया के पास। पर ये ना एक महीना पहले मिल जाती है, मतलब दिसंबर 2022 में ही हमको प्रेसिडेंसी मिल जाएगी G20 की, ठीक है। इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर है, और हम दिसंबर 2023 में इसको शिफ्ट कर देंगे टू ब्राज़ील, ठीक है। तो एक ना शेरपा भी होते हैं, तो जैसे इंडिया अगले साल G20 होस्ट करेगा तो ना शेरपा क्या करते हैं, G20 शेरपा वो सारे इवेंट्स को अभी से प्लान कर रहे हैं कि क्या कैसे रखना है। तो पहले हमारे शेरपा थे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, पर फिर पीयूष गोयल पे मतलब प्रेशर मिनिस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा था, तो इनसे हटा के ये जो काम है दे दिया गया अमिताभ कांत जी को, जो नीति आयोग के फॉर्मर CEO रह चुके हैं, ठीक है। दुनिया की पहली सेट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की गई दुनिया की किस कंट्री के द्वारा? देखो ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। अभी हमारी कंट्री में तो हम यही देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से बसेज या कार्स कैसे चलेंगे, और ये ट्रेन भी आ चुके हैं। तो ऐसा उसने किया है जर्मनी ने, और भी कंट्रीज इस पर काम करी है, पर आप कह लो जर्मनी सबसे आगे है। तो उन्होंने 14-15 के आसपास ट्रेन रेडी कर दिए हैं जो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करती है। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन ट्रेन का, ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन लॉन्च बाय जर्मनी। आगे चलते हैं। वो कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जहाँ पर आपको टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये टुंड्रा क्लाइमेट या वेजिटेशन बहुत ही ठंडे इलाके में होती है, जैसे पोल्स के पास या बहुत ही हाइट हिमालयस वगैरह में। तो कहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका? स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सी आंसर है। असल में टुंड्रा वेजिटेशन आपको अफ्रीका में नहीं मिलेगी। मैं आपको एक मैप पे भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखो नॉर्थ अमेरिका में ये टुंड्रा, एशिया में यहाँ पर है टुंड्रा, उसके अलावा यूरोप में यहाँ पर है टुंड्रा, ठीक है। पर अफ्रीका में आपको कहीं पर भी टुंड्रा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। आप देखो ये जहाँ हिमालयस या जो तिब्बतियन प्लेटू है यहाँ पर भी टुंड्रा वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा न्यूज़ पे फोकस करते हैं। हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान में जो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए हैं, जो ज़्यादातर आपको पाकिस्तान के सदर्न पार्ट, साउदर्न पाकिस्तान जहाँ पर आपको सिंध प्रोविंस मिलेगा, बलूचिस्तान मिलेगा, उस तरफ ये जो फ्लड्स हैं उन्होंने ज़्यादा अपना आप कह लो डैमेज किया है। तो अब दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज रिलीफ अनाउंस कर रही हैं, पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं। इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया कि हम भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अपनी नेबरिंग कंट्री को देंगे। डेथ टोल 1500 के पास पहुंचने वाले और लाखों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इस कंट्री में, ठीक है। तो रीज़न क्या? देखो रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी। जब गर्मी ज़्यादा पड़ी तो ज़मीन बहुत गर्म रही बहुत लंबे टाइम तक, उसकी वजह से जो आसपास की एयर थी वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब वो हाई टेम्परेचर वाली एयर ऊपर जाती है और ठंडी हवा से मिलती है, वहाँ एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होना शुरू हुआ जहाँ पर क्लाउड्स अट्रैक्ट होते, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। जितनी होनी थी उससे नॉर्मली से 4 गुना ज़्यादा बारिश। अब पाकिस्तान के पास डैम्स वगैरह भी बहुत सारे नहीं है जो बारिश के पानी को रोक सके, इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उस बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से फ्लड्स आ गए, ठीक है। तो अब हज़ारों करोड़ों रुपया चाहिए होगा। अभी पहला एस्टिमेट ये कह रहा है कि $10 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को फिर से अपने आप को रीबिल्ड करने में। $10 बिलियन मतलब इंडिया के हिसाब से 80,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा। और अभी ये एस्टिमेट और बढ़ेगा, तो ये कंट्री काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में इस टाइम पे, ठीक है।
रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मारुति सुजुकी के एक इवेंट में थे, तो मारुति सुजुकी ने 40 साल पूरे कर लिए अपने इंडिया में। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया कि 2030 तक इंडिया में जितनी भी बिजली बनेगी उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब सोलर, विंड, इन सब सोर्सेज से बनाई जाएगी। देखते हैं यहाँ पर, तो असल में 2030 तक 50% इंडिया की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरी की जाएगी। अभी कितनी है वो भी आपको बताऊंगा। और ये तो आपको पता ही है 2070 तक हमारा नेट जीरो का टारगेट भी अचीव करना है। मतलब 2070 में कंट्री इंडिया से जितना CO2 एटमॉस्फेयर रिलीज हो रहा है हमारे जंगलों को वापस उतना ही एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ये भी हमको टारगेट पूरा करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया 40 ईयर्स पूरे हुए मारुति सुजुकी इंडिया में। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मतलब गुजरात में मारुति सुजुकी की एक नया प्लांट लगा रही है, वहाँ एक छोटा सा इवेंट था, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, वहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, ठीक है। तो अगर आप देखो हमारी कंट्री में जितनी भी पावर प्रोडक्शन होती है उसका 1/4 की जाती है सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में, अगला 1/4 की जाती है स्टेट प्रोजेक्ट्स में, और 2/4 मतलब 50% प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स में। जितनी बिजली बन रही है उसका 50% आता है कोयले से, 1.6% लिग्नाइट जो कि कोल की फॉर्म होती है, 6.2% नेचुरल गैस, 0.1% डीजल, मतलब टोटल फॉसिल फ्यूल से बिजली बन रही है 58.5%। नॉन फॉसिल फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही है 39.7, जिसमें हाइड्रो 11.6 है, विंड 10.1 है, सोलर 14.3 है, ठीक है, और न्यूक्लियर से बन रही है 1.7। तो हमको ये जो रिन्यूएबल है ना 39.7, इसको बढ़ा के 50 करना है 2030 तक। ये प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब इसका मतलब ये है कि इंडियंस को फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। इस स्कीम ने अपने 8 साल इम्प्लीमेंटेशन के पूरे कर लिए। जानते हैं स्कीम के बारे में, ठीक है। तो 46.25 करोड़ लोगों आज तक इस स्कीम ने फायदे लिए। बेसिकली उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह खुलवाए गए। अब वो लोग इतना ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट्स में नहीं रख सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, पर उनको अकाउंट मिला, उससे इंश्योरेंस, लोन्स, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट देना चाहती है, वो सब आसान हो पाया, ठीक है। तो जैसे सरकार ने कोविड के टाइम पे बहुत तरह की रिलीफ अनाउंस करी, किसानों के लिए अलग तरह की रिलीफ, बहुत सारी की चीज़ें जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। अकाउंट जो ये अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट अपना रिलीफ भेज सकती है। वो एक बहुत फायदे की चीज़ है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब है कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जोड़ो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में इसको लॉन्च किया था। तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी ना, कांग्रेस से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो ये वन ऑफ द इनिशियल स्कीम थी जिसको बीजेपी ने पुश किया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया हमारी कंट्री का फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल। तो आपको शायद याद हो 2001 में गुजरात के भुज में एक बहुत ही डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। उसी अर्थक्वेक से आप कह लो एक तरह से इंस्पिरेशन लेके इस मेमोरियल को बनाया गया है। किस तरह से गुजरात ने उस अर्थक्वेक को संभाला था, क्या क्या चीज़ें की गई, एक अर्थक्वेक जब आता है तो किस तरह से वाइब्रेशंस होती हैं, ये सब चीज़ें आपको इस मेमोरियल में दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो और इसको बनाया कहाँ गया? गुजरात के भुज में इसको बनाया गया। 13,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी ड्यूरिंग 2001 अर्थक्वेक। 26 जनवरी को उस अर्थक्वेक ने हिट किया था। सारी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी, इंडिया में कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा है, वो सब भी आपको इस पर्टिकुलर मेमोरियल में दिखाया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है आपको दिखाने के लिए हमारी कंट्री में अब तक के बड़े अर्थक्वेक, जैसे 2005 कश्मीर में, वैसे ये POK में आया था 7.6 रिक्टर स्केल, गुजरात 2001 7.7 रिक्टर स्केल, बिहार 1934 8 रिक्टर स्केल, असम 1950 8.6 रिक्टर स्केल। उसके अलावा अगर आप देखो, ये तो सबसे बड़ा था 2004 इंडियन ओशन 9.1 रिक्टर स्केल, जिसके बाद एक बहुत बड़ी सुनामी की क्रिएशन हो गई थी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट 6 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूज़ मुझे लगे आपके हिसाब से मैंने कवर किए। आई होप ये जो हम सेट की सीरीज चला रहे हैं आपको ये यूज़फुल लग रही है। हर वीक मैं आपके लिए एक नया सेट लेकर आता हूँ, ठीक है। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।